पहले लोगों का एक सीमित दायरा था, वो केवल एक ही प्रकार के शिक्षकों की बात रखते थे, बाकी शिक्षकों को वो शिक्षक ही नहीं मानते थे। विपक्ष, अफसोस की बात यह है कि देश में विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाला, रचनात्मक सहयोग देने वाला, रचनात्मक विषय लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि अनाप शनाप जो चाहा बोल दिया, जो चाहा कर दिया, वो विजन ही नहीं है उनके पास। तूफान और आंधी हमको ना रोक पाए, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जी हाँ, ये पंक्तियां समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका जीवन देश और समाज के प्रति समर्पित रहा है, जिनका व्यवहार ही उनकी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमएलसी शिक्षक श्रीचंद शर्मा जी की। भाई साहब नमस्कार। 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 आप एमएलसी शिक्षक हैं। सबसे बड़ा पहला प्रश्न ये है कि नीट में जो हुआ उसकी मांग को लेकर कर सीजेपी का धरना रहा। धरना क्या हुआ? उपद्रव हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि देश की व्यवस्था अस्थिर हो जाए, और वह करने का प्रयास वो किसी न किसी बहाने से करते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई सरकार कर रही है, उसकी जांच कर रही है, और फिर निष्पक्षतापूर्वक नीट का एग्ज़ाम करा भी दिया और उसका रिजल्ट भी आ गया है। और लेकिन इनका मकसद वह विषय नहीं है, जनता के विषय उठाना इनका विषय नहीं है। आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा कि हम नेपाल की तरह भारत की व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, यानी जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया, सारी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश में कर दिया, वह नेपाल में कर दिया, वैसा ही वे लोग सोचते हैं कि भारत में भी हो जाए। कुछ संगठित लोग हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो मोदी जी की लोकप्रियता से भी परेशान हैं। इसमें कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो अवसर ढूंढते हैं कुछ लोगों को आगे करके उपद्रव करवाकर बच्चों को, जिन बच्चों ने उपद्रव किया उन बच्चों को अपराधी बनाने का काम लोगों ने किया है, जो इन्हें शोभा नहीं देता, गलत किया है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपने एक बात की, नीट का एग्जाम दोबारा कराया, लेकिन आप देखने में आया कि रिजल्ट पे ही उंगलियां उठाई जा रही है। कुछ नहीं, इस बार के रिजल्ट पे एक भी प्रश्न पूरे देश में कहीं नहीं उठा। सारा रिजल्ट बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण परीक्षा, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे ढंग से जल्दी रिजल्ट देने का काम किया है, तो इसमें कोई शिकायत कहीं पूरे देश से नहीं आई। एमएलसी शिक्षक हो आप एमएलसी शिक्षक बनने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं इस विषय को इस तरह लेता हूँ कि शिक्षक एमएलसी होकर शिक्षकों का कल्याण करना, शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना, हमारे शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, सिलेबस अच्छा बने, देश के हमारे विद्यालय राष्ट्र निर्माण में जो अपना योगदान दे रहे हैं उनका स्तर सुधरे, हमारे शिक्षकों का स्तर सुधरे, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं तो एक बहुत छोटी सी इकाई हूँ, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी पूरी केंद्र और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें काम कर रही हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों ने ये प्रयास किया है। देखिए, मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए हैं, तो एनईपी के माध्यम से हम अपने भारतीय श्रेष्ठत्व को भी समाज के सामने लाएं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उनके बारे में अवगत हों, जानकार हों, भारत का श्रेष्ठत्व बाहर आए। और जो मोदी जी ने कहा कि हम अपने विरासत पर गर्व करें और गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें, वह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही होगा। तो हमारे शिक्षक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के साथ कार्य करें और आने वाले कल के बेहतर नागरिक, बेहतर राष्ट्रवादी तैयार करें, उसके लिए हमारा उनके सबके लिए सहयोग करना हमारा ये भाव है। उसी भाव से हम चुनाव लड़े, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रखा था कि जो हमारे वित्तहीन के विद्यालय हैं, हमारे वो शिक्षक हैं, जो हमारे एडेड के शिक्षक हैं, जो हमारे अन्य प्राइमरी के शिक्षक हैं, ये सब लोग कैशलेस की मांग उनमें से कई बार होती है, तो कैशलेस चिकित्सा उनको मिल नहीं पाती। तो ये जो हमारे वित्तहीन के शिक्षक थे उनकी तो मांग नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग में था कि इनको कुछ बेहतरी मिलनी चाहिए। तो हमारा था आग्रह कि इनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्राप्त हो जाए, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय योगी जी को कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत दे दी। और केवल शिक्षकों को ही नहीं, शिक्षकों के साथ जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी वो सुविधा मिली है। और हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक
जो मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल जाए, पर उनको मिलती नहीं थी। ये कह दिया जाता था कि आप ये शिक्षक तो प्रबंध किए हैं। वैसी भांति जो वित्त हमारे राज्य के उसके शिक्षक थे हमारे प्राइमरी वाले, तो प्राइमरी वाले मांग करते थे तो उनको कह दिया जाता था कि आप तो परीक्षा दिए हो, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सरकार ने एडेड कॉलेजों को भी दे दी, प्राइमरी वालों को भी दे दी, संविदा कर्मचारियों को भी दे दी। हमारे जो शिक्षा मित्रों का विषय बहुत लंबे समय से लंबित चल रहा था, हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने वो विषय रखा, उनका विषय हल करवाया, उनका मानदेय भी उनको बढ़ाया और योगी जी ने उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी दे दी। उनकी तो मांग भी नहीं थी, उनको भी दी। अनुदेशकों को, आशा बहन हमारी, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं, सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा। और उस कैशलेस चिकित्सा सुविधा में 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज शिक्षक और ये कार्मिक और इन पर आधारित इनके परिजन, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये भी उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज की सुविधा उनको देने का काम किया है। और एक बड़ी सुविधा माननीय योगी जी ने दी है और हमारी सरकार ने दी है, वो पूरे देश में कहीं नहीं है, कि जितने भी हमारे जो चाहे संविदा कर्मी हैं, चाहे प्राइमरी के शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक के शिक्षक हैं, जो राजकोष से वेतन पाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक MOU साइन किया गया है कि उनको एक एक्सीडेंटल सुरक्षा देने का काम, कि यदि किसी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 1,60,00,000 रुपए मिलेंगे, और यदि किसी अन्य दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए उनके परिजन को मिलेगा। परमानेंट विकलांगता पर भी 1 करोड़ रुपए उनके परिजनों को उनको प्राप्त होगा, और अन्य विकलांगता पर 30 लाख रुपए तक का उनको प्राप्त होगा। जो केवल 10,000 रुपये का वेतन भी पाते हैं या 10,000 से कम भी पाते हैं, उनको भी 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर उसमें दिया गया है। तो ऐसी अनोखी सुविधाएं लेकर हमारी सरकार आ रही है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षकों के जीवन को बेहतर बनाना, उनके तन और मन स्वस्थ रहें, ताकि वो स्वस्थ मन से हमारे जो भारत के भविष्य हैं उनको तैयार कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। MLC शिक्षक तो पहले से भी रहे हैं, एक लंबा कार्यकाल रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षकों की समस्या समय पर उस समय नहीं उठाई गई? कुछ तो उठी और वो हल हुई, लेकिन ये सही है कि जो हमारे वित्तहीन वाले शिक्षक थे उनकी, या CBSE के शिक्षक, या उनको तो अधिकार भी नहीं दिया। और मुझे खूब याद है कि जब मैं 2019 में चुनाव की तैयारी कर रहा था, लड़ रहा था, तो उस समय 2016 में एक पत्र तत्कालीन शिक्षक प्रतिनिधियों ने लिख कर दिया था, और उस पर समाजवादी पार्टी ने एक कवरिंग लेटर लगाया था, निर्वाचन आयोग को लिखा था कि ये जो वित्तहीन वाले शिक्षक हैं ये टेम्परेरी टीचर है, इनका वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और उस पत्र के आधार पर जो 2016 में सपा ने लिखा था, निर्वाचन आयोग ने 2019 में उसका संज्ञान लिया, और 18 अक्टूबर 2019 को हमारे वित्तहीन के शिक्षकों का, CBSE के शिक्षकों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया। पर हमारी सरकार थी, माननीय दिनेश शर्मा जी भाई साहब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने लिख कर दिया हम लोगों के आग्रह पर हमारे निर्वाचन आयोग को कि जो हमारे ये वित्तहीन वाले शिक्षक हैं ये भी पूरा सेशन पढ़ाते हैं, पूरा सत्र पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कोई महीने 2 महीने के लिए गेस्ट टीचर के रूप में आते हों। तो इनकी परीक्षाओं में भी ड्यूटी लगती है और ये कॉपी चेक करने में भी ड्यूटी लगती है। तो ये पूर्णकालिक शिक्षक हैं, इनको पूर्णकालिक का दर्जा मिलना चाहिए, तब जाकर उनका वोटिंग राइट 24 अक्टूबर 2019 को बहाल हुआ, और फिर उनके प्रचुर मात्रा में वोट बने और उसका चुनाव परिणाम भी आया। हमें उन्होंने अच्छे खासे वोट दिए, और जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, उनको सेकंड प्रायोरिटी भी मिलाकर 3640 वोट मिले थे, हमें 8222 वोट मिले थे। तो उन लोगों का ये प्रयास था कि इनको इस दुख सुविधा से दूर रखा जाए। आज जब वो हमारे साथ जुड़े, हम निर्वाचित हुए, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने उनकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, उनकी बेहतरी के लिए मांग की, तो वो उन्होंने ये सुविधा देने का काम, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, चाहे प्राइमरी के विद्यालय हों, माध्यमिक के हों, हायर एजुकेशन के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, सबके शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम माननीय योगी जी महाराज ने किया है। मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने वित्तहीन शिक्षकों की काफी समस्या को उठाया, लेकिन ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी काफी समस्याएं जिनका वो सामना कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसको हम आने वाले कल में कराएंगे।
और निश्चित रूप से माननीय योगी जी से मेरी ये अपेक्षा है कि उन्होंने अब तक, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, पिछले 6 साल के अंदर, चूँकि मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक भाजपा का रहा हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और पार्टी का पूरा नेतृत्व, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे हमारे महामंत्री संगठन रहे, वो सब हमारी पीठ पर हमेशा रहे और हमारे साथ हमारे शिक्षक विधायक और स्नातक विधायक रहे। हम जब भी माननीय योगी जी से मिलने गए, हम लोग साथ जाते थे। मैंने उनसे कभी अपने किसी पर्सनल काम के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी कम विषय मैंने शिक्षकों के उठाए वो उन्होंने सब हल किए। जो भी मैंने उनसे आग्रह किया, इवन देन सरकार के और शिक्षा मित्रों के बीच में एक बड़ा विषय चल रहा था, वो विषय भी हमने समाप्त कराने का काम किया। शिक्षक प्रकोष्ठ के नाते हमारी बात उन्होंने मानी भी, माननीय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी प्रकार हमारे जो तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा था वो उन्होंने हल किया, व्यावसायिक शिक्षकों का हल किया, व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया, जो हमारे विषय विशेषज्ञ शिक्षक थे उनको पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया। जो भी विषय हमने दिया उन्होंने कहीं ना कहीं का, देखिए आपको इतनी बड़ी बात बताऊँ, जिस तरह पूरी दुनिया में कहीं भी आयुष्मान कार्ड जैसी इतनी बड़ी स्वास्थ्य सेवा नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी एक ऐसा विजनरी अपना वो विजन लेके आए कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड देकर अपने देश के कम से भी कम 70 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। अब वैसी सुविधा हमने जब आग्रह की अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो वह सुविधा चूँकि वो केंद्र की है और उसके मानक हैं कि 2011 की जनगणना में जो गरीब थे या तो वो शामिल होंगे या जिनकी अधिकतम जो आय है पूरे परिवार की वो 1 लाख से कम हो और या 70 साल के बाद के हों, 70 साल की उम्र जो पूरी कर चुके हों वो हों। तो उसमें हमारे शिक्षक बैठते नहीं थे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय योगी जी एक अलग स्कीम लेकर आए कि एक इंश्योरेंस कंपनी को हायर किया और उसमें ये तय किया कि जिनका अपने कार्ड बनाएंगे उनका 3000 रुपये सालाना प्रीमियम जमा होगा, जिसे सरकार जमा करेगी। सरकार ने तय किया और वो हमारा करीब 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उत्तर प्रदेश सरकार पे आएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देना तय किया है। शिक्षक को या कर्मचारी को कोई 1 रुपया देना नहीं है, उनको निःशुल्क वो सुविधा मिलेगी। तो आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा लाकर कैशलेस योजना में देना, ये बड़े विजनरी होने का प्रमाण है, कोई छोटी बात नहीं थी। जब से आप एमएलसी शिक्षक बने हैं, एक लोगों में एक अवेयरनेस सी आ गई है कि हाँ भाई, शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए चेतन शर्मा जी हैं, आप लगातार शिक्षकों के बीच बात जाते हो, स्कूल भी जाते हो, ऐसा पहले क्यों नहीं था? पहले लोगों का एक सीमित दायरा था, वो केवल एक ही प्रकार के शिक्षकों की बात रखते थे, बाकी शिक्षकों को वो शिक्षक ही नहीं मानते थे। उनको तो ये मानते थे कि अरे कुछ नहीं, बहुत ऐसे शब्द बोलते थे जो मैं हम बोल नहीं सकता माइक पर सबके सामने कि वो कैसे बोलते थे। हमारे लिए वो सब शिक्षक हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। उनको पहली बार लग रहा है कि हमारा भी कोई विधायक होता है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है और हमारी बेहतरी के लिए सोच रहा है। ये एक इसका कारण रहा है। सरकारी स्कूलों को लेकर एक लोगों में कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं होती हैं, जो बच्चे वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनको लेकर वो माहौल नहीं जो होना चाहिए शिक्षा का। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, 2017 तक की स्थिति आप देख लीजिए और अब की देख लीजिए। 2017 से पहले प्राइमरी स्कूलों की जो पोजीशन थी, आज उनमें कायाकल्प योजना के तहत उनमें चाहे वो गवर्नमेंट के पैसे से या CSR के फंड से या विधायक निधि से या अन्य से, एक एक विद्यालय की स्थिति को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। भवनों को सुदृढ़ किया है, बेटियों और बेटों के लिए टॉयलेट बनवाए हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने किया। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, 1,65,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार ने की है और निष्पक्षता के साथ की है। योग्यतम बच्चों का चयन करने का काम किया है शिक्षक के रूप में। इसी तरह 35,000 के करीब माध्यमिक शिक्षक भर्ती किए हैं और 15,000 के राजकीय शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप विद्यालयों की स्थिति देखेंगे तो पहले से बहुत बेहतर हुई है। इसी प्रकार से हमारे जो माध्यमिक के विद्यालय हैं, तो इनमें जो 75 साल, 80 साल, 100 साल पुराने, 50 साल पुराने विद्यालय थे, तो जब कभी प्रबंध कमेटी ने बनाए थे तो वो संपत्ति तो प्रबंध कमेटी की है, लेकिन वहाँ भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रबंध कमेटी की है, पर वो जर्जर हो रहे हैं। कई बार प्रबंध कमेटी की वो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो हमारे योगी जी ने सोचा कि इनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए। तो हमारी सरकार 500 करोड़ रुपए की अलंकार योजना लेकर माननीय योगी जी आए और उसमें तय किया कि हम ये जो हमारे माध्यमिक के विद्यालय हैं, जो एडेड विद्यालय हैं, इनके भवनों के दुरुस्तीकरण के लिए उन्होंने स्कीम बनाई कि जो प्रबंध कमेटी है 50% पैसा वो दे, 50 हम दे देंगे
तो वो 100% से वो भवन तैयार हो जाएगा जो वो कार्य योजना तैयार करें। बाद में लगा 50% भी प्रबंध कमेटी नहीं दे पा रही है, तो फिर तय किया कि 25% प्रबंध कमेटी दे, 75% सरकार दे देगी जो भी कार्य योजना बनाए। माने 1 करोड़ रुपए की भी योजना बनाते हैं भवन को बनाने के लिए, तो 25 लाख रुपए प्रबंध कमेटी इकट्ठी कर ले, 75 लाख सरकार दे देगी। और उस 25 लाख में भी ये छूट दे दी कि वो 25 लाख में भी प्रबंध कमेटी सांसद निधि और विधायक निधि का जो सहयोग ले लेगी, वो सहयोग भी प्रबंध कमेटी का ही माना जाएगा, उसका भी लाभ उनको उसमें वो शामिल करते हुए माना जाएगा, उनको दिया जाएगा। और इसके कारण से 400 करोड़ से ज़्यादा के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय सरकारी स्कूल पर विशेष ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है? कारण क्या है कि निजी स्कूलों को लेकर हमेशा ज्यादा फीस की मांग की डिमांड उठती रहती है कि ज्यादा फीस है, ज्यादा फीस है। ऐसे में जो एवरेज अभिभावक है, जिनकी स्थिति आर्थिक तौर पर स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था में सुधार हो जाए तो उनको सीधे तौर पर लाभ मिल जाएगा। सही बात है। इसके लिए हम लोग पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे एडेड कॉलेज हो या प्राइमरी के स्कूल हो, उनका स्तर बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। दूसरे हमने एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने एक विषय उठाया था माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने, वो हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी वो बातें मानी भी। तो मैंने एक विषय रखा था कि जो हमारे दिल्ली में CBSE के स्कूल हैं उनको 1600 मीटर भूमि में भी हाई स्कूल तक की मान्यता मिल जाती है, और यूपी में हमारा जो NCR है, NCR रीजन में 6000 मीटर तक का कम से कम का प्रावधान है। और NCR में भी ज़मीन दिल्ली से सस्ती नहीं है, उनसे ज़्यादा महंगी ही है, कोई कम महंगी नहीं है ज़मीन। और जब कोई व्यक्ति ज़्यादा निवेश करके विद्यालय बनाएगा तो वो ज़्यादा फीस रखेगा, कम निवेश में विद्यालय बनाएगा तो वो कम फीस से भी काम चला लेगा। यदि हम ज़मीन के मानक कम कर दें तो उससे जो मध्यम बजट के लोग हैं वो विद्यालय बनाएंगे, और जब विद्यालय ज़्यादा होंगे तो फीस भी कम हो जाएगी और बच्चों को सहज सरल सुविधा मिल जाएगी। इसलिए हमने मांग की थी और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात मानी, और अब 3200 मीटर ज़मीन में, 2400 मीटर ज़मीन में मान्यता मिल जा रही है। उसका प्रावधान कर दिया है, बशर्ते किसी पार्क की NOC या कोई उसके साथ हो कि भाई इनमें ये खेल गतिविधियाँ अपनी बच्चों की कराएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, वो मान्यता हो जा रही है। वर्टिकल जो अपने बिल्डिंग है उनको भी मानक में मान लिया जा रहा है, वो व्यवस्था कराइए। दूसरे कोई एक विद्यालय है, उसके जो प्राइमरी सेक्शन है उसके बच्चों को दूसरे भवन में चला सकने की अनुमति दे दी है। मान लो कोई पुराना विद्यालय है, लंबे समय से चल रहा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई, भवन बढ़ाने की स्थिति है नहीं, दूसरा विद्यालय खोलेंगे तो मान्यता लेने में कठिनाई बहुत आएगी, तो उसकी व्यवस्था बना दी कि किसी दूसरे भवन में आप इसी मान्यता पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के आप चला सकते हो, वो सेक्शन वहाँ चला जाएगा, तो इसी मान्यता पर चलेगा, अलग से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। एक और विषय बड़ा महत्वपूर्ण था CBSE के लिए कि जो हमारे यूपी से लोग CBSE की मान्यता लेना चाहते हैं तो उनको NOC लेने में बहुत कठिनाई आती थी। बहुत ज़्यादा कठिनाई के कारण बहुत सारे विद्यालय नहीं खुल पा रहे थे। विद्यालयों की पर्याप्त संख्या होगी तो बच्चों को सहज शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। तो हमने उस NOC को समाप्ति के लिए आग्रह किया था माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, और मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई। हम CBSE के चेयरमैन से भी मिले थे, जो पहले चेयरमैन थे, हम और यशवी नागर जी दोनों ही गए थे, तो उसमें हमने वो विषय रखा था। तो उसमें अब ये व्यवस्था बना दी गई कि अब पहले NOC लेकर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, CBSE के पोर्टल पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो CBSE स्वतः ही प्रदेश से, स्टेट से NOC मांगेगी। इसका लाभ पूरे देश को मिल गया। तो स्टेट से NOC मांगेगी, 1 महीने में NOC आ जाती है तो ठीक है, फिर नहीं तो 15 दिन का नोटिस फिर दिया जाएगा, और 1.5 महीने में भी NOC नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली NOC मानकर उसको मान्यता दे दी जाएगी। तो इस तरह से अब विद्यालयों की, हजारों विद्यालयों को मान्यता पूरे देश में अब CBSE की मिली है, तो फिर उससे निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षा सहज उपलब्ध होगी। MLC शेषन शर्मा जी ने स्कूलों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज बुलंद की है, जैसे आपने अभी बताया NOC को लेकर, जमीन को लेकर, तो आपको लगता है कि भविष्य में इसका फायदा अभिभावकों को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से अभिभावकों को इसका फायदा मिलेगा, अभिभावकों को और आम जन को इसका लाभ मिलेगा। एक अगला प्रश्न है कि आप नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, लेकिन आपको विपक्ष पर लगातार हमलावर रहता है, क्या सोचते हैं? विपक्ष, अफसोस की बात यह है कि देश में विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाला, रचनात्मक सहयोग देने वाला, रचनात्मक विषय लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
ये नहीं कि अनाप शनाप जो चाहा बोल दिया, जो चाह कर दिया। वो विजन ही नहीं है उनके पास। आगे आने वाले कल में हम भारत को बेहतर क्या बना सकते हैं, ये तो उनकी सोच में ही नहीं है कि इस तरह से हम देश को बेहतर बनाए। वो उनकी सोच नहीं है। केवल वर्तमान को लेकर कैसे हम लोगों को प्रभावित करके, भावुक करके, उनके मुद्दों में उलझा कर उनको अपना काम निकाल के ले जाए, आगे बढ़ जाए, ऐसा वो सोचते हैं। लॉन्ग टाइम उनका जो ना विजन है ना उनकी वो सोच उस तरफ जाती है। भारत पहले भी इतना सक्षम हो सकता था जितना सक्षम आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जिस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हुआ है, आप इसी गाजियाबाद को ले लो। गाजियाबाद के जो बाईपास है, जिसमें पहले कितना जाम लगता था, दिल्ली पहुंचने में हमें कितने घंटे लगते थे, आज 16 लेन का रोड बना देना मेरठ तक, ये कोई छोटी मोटी बात है। और ये अब मेरठ ही नहीं, अब देहरादून तक आप भगे चले जाओ। एक सज्जन हमारे हैं आपके जैन सुभाष जैन जी, और तो मैं बात कर रहा था तो बोले मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि हम देहरादून से इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। बोले 5 बजे मसूरी से चला मैं और देहरादून होते हुए 8 बजे यहाँ सिल्वर लाइन स्कूल है उनका, बोले वहाँ पहुँच गया। तो इतनी बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम जो मोदी जी ने किया है, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों का विजन था ही नहीं देश को आगे ले जाना। तो इसलिए विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ये बड़ा अफसोस की बात है। उन्हें निभानी चाहिए अपनी भूमिका, लेकिन ना अखिलेश जी की ऐसी कोई सोच है, ना केंद्र कांग्रेस की कोई ऐसी सोच है। वो केवल विध्वंस करना, विघटन कराना, विस्फोट कराना, लोगों को तोड़ना मरोड़ना, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनको लड़ाना, भ्रष्टाचार व्याप्त करना, भ्रष्टाचार के आधार पर आगे अपनी चीजों को लेके जाना, ये उनकी विजन है। आपको ऐसा नहीं लगता, आपने अखिलेश जी का जिक्र किया कि अखिलेश जी अब सनातनी होने की बात कह रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं, किस नजर देखते हैं आप? देखिए, अच्छी बात है वो सनातनी हो, लेकिन हो तो नहीं पा रहे। वो उस तरफ जाना भी नहीं चाहते। आज तक वो राम मंदिर नहीं गए। कभी गए हैं आप बता दो, राम मंदिर गए हो तो भगवान राम के दर्शन करने गए हो। लेकिन राम मंदिर चढ़ावे पे तो उन्होंने विरोध किया है। देखिए, उसके पीछे उनका दूसरा हेतु है। वो उस विषय को जो चढ़ावे का विरोध, जिन्होंने चढ़ावा चोरी की उनका विरोध करना चाहिए था। जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका हेतु वो नहीं है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि उन्होंने 1 रुपया भी कभी चंदा दान दिया है राम मंदिर को? मैं आप ही के माध्यम से आपके मंच से पूछ रहा हूँ, 1 रुपये का चंदा उन्होंने राम मंदिर निर्माण में दिया हो? 1 रुपये का चढ़ावा वो चढ़ा के आए हों? कभी भगवान राम की पूजा करने गए हों? तो उनको नैतिक अधिकार है पूछने का कि भी मैंने या मैं जो है अपने परिवार में किया था तो उसके साथ ये गलत हुआ। उनको नैतिक अधिकार नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म की आड़ को लेकर ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है? उनको ऐसा लगता है कि भगवान राम का मंदिर बनने पर हिंदू समाज में बड़ी प्रसन्नता है और वो सब इसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी जी को और योगी जी को या भाजपा को या संघ को देते हैं। तो उसमें किसी तरह से डेंट लगे, इसका उनका प्रयास है। बाकी उन्होंने धार्मिकता उनके अंदर नहीं है, होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि बने। उनको ध्यान में आए कि सनातन जो ना जी, सनातन किसी इकट्ठे का नहीं है। सनातन की जो सोच है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, इस सोच के उसमें सबका स्वागत है, सभी आए और सब सनातनी बने। लेकिन बनते तो नहीं, वो केवल एक तरफ सोचते हैं। आप बताइए, हम और आप सब बचपन में पढ़े हैं, जब हम लोग साथ पढ़ते हैं तो क्या ये भेदभाव होता है कि हमारे साथ जो पढ़ रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है? कोई ऐसी सोच रहती है? सबसे प्रेम रहता है। लेकिन जब इंटर पास करती थी लड़कियां, 2 बेटियां पास करती थी, सलमा और सरला, तो सलमा को 30,000 रुपये दिए जाते थे अखिलेश यादव जी के द्वारा, और सरला देखती रह जाती थी। तब उसे पता चलता था कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। इस समाज को बांटने का काम, छांटने का काम अखिलेश जी ने किया। वो सनातनी हो सकते हैं? सनातनी सोच तो यह वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। जो मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो जो जीतने का काम उन्होंने किया है, ये पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी ने सबको साथ लेकर काम किया है। एक प्रश्न आता है कि एक समय एक देश एक 2 भागों में बढ़ता सो दिखाई देता, एक जो पक्ष की बात करते हैं, एक पक्ष की बात करते हैं। वही कुछ दिल्ली के प्रदर्शन में भी दिखाई दिया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैंने आपको बताया कि दुनिया भर की ताकतें और विशेषकर हमारा कम्युनिज्म ये प्रयास करता है कि देश में किसी भी प्रकार से यूथ को भड़काया जाए। युवा थोड़ा बहुत लंबा नहीं सोच पाता कई बार, तो उनमें भड़काव आकर देश की व्यवस्था को कैसे ही भंग किया जाए, तो उसको सोचकर वो युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे देश में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी समझ के कारण जो लोग अन्य देशों में जो कर पाए वो भारत में नहीं हो पाया और ना हो पाएगा।
उनके कुत्सित प्रयास कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे देश का युवा अपने उस विश्वास के साथ खड़ा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान के चलते हैं। हम आक्रामकता से देश को नहीं, विचार के साथ समाज को बदलने का काम करते हैं। तो हमारे देश का युवा बहुत पॉजिटिव है। हमारे मोदी जी ने जो कहा आप देख ही रहे हैं, युवाओं के कारण ही आज हमारा देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारे युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। मैं एक बात बोलता रहा हूँ कि भारत पहले भी विश्वगुरु था, फिर से विश्वगुरु बनने की ओर हमारे युवाओं की, हमारी देश के नौजवानों की, हमारे देश के शिक्षकों की वजह से वो सब कर पा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान दीजिएगा। मोदी जी पहले हमारे वैज्ञानिक या तो कोई नया इनोवेशन करते नहीं थे, तो करते थे तो या तो उनको विदेशी ताकतें खरीद लेती थी या उनकी हत्या करा दिया करती थी। सैकड़ों वैज्ञानिकों की हमारे देश में हत्या हुई। मोदी जी ने संरक्षण देने का काम किया। पोटेंशियल था हमारे पास, प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, तो इस वजह से वो कर नहीं पाते थे। मोदी जी ने संरक्षण दिया तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया, हमारे देश के युवाओं ने वो कर दिखाया कि एक ही रॉकेट इंजन से एक ही बार में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम जो अब से करीब 10 साल पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, वो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। और चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो हमसे पहले कुछ देश, 2-3 देश पहुंच गए थे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, वो दुनिया का कोई देश अभी भी नहीं कर पाया, नहीं तोड़ पाया इस रिकॉर्ड को। 3 साल से ज़्यादा हो गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो शिव शक्ति केंद्र माने मोदी जी ने स्थापित किया। तो संरक्षण चाहिए था। और मैं एक बड़ी बात जो आप बोलने जा रहा हूँ कि अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये वो वैज्ञानिक हैं, पहले तो ये सारे वो वैज्ञानिक हैं जो इसी देश के लाल हैं, और फिर ये इसी देश के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए हैं, इसी देश के विद्यालयों में पढ़े हुए, इसी देश के सिलेबस से पढ़कर आए हुए बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल था, प्रोटेक्शन मिला, तो उन्होंने वो कर दिखाया कि जो मोदी जी ने कहा था कि विरासत पे गर्व करें, गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें, उसे साकार करके दिखा दिया। हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में, हमारे शिक्षकों में वो पोटेंशियल है। जो लोग अपने बच्चों को कई बार विदेशों में पढ़ने भेजते हैं, उनको अनुमान नहीं है वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हमारे देश का फीस के रूप में बाहर चला जाता है। उतने पैसे से हमारे देश के कई प्रांतों का सालाना बजट चल सकता है। किसी प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ है, किसी का बजट 65,000 करोड़ का है, किसी का 35,000 करोड़ का है। तो इतने बड़े 2.5 लाख करोड़ में उनके कईयों के प्रांतों के सालाना बजट पूरे हो सकते हैं। तो अपने देश पर, अपने शिक्षण संस्थानों पर, अपने शिक्षकों पर भरोसा रखें, अपने बच्चों के पोटेंशियल पर भरोसा रखें, देश निश्चित रूप से आगे जाएगा। आपने एक बात कही कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर, किंतु ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग केवल ये कोई भी बात करोगे इसमें खामे ढूंढने की कोशिश करते हैं? देखिए, वो तो दृष्टिकोण का अंतर है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो वो हमारे तमाम दार्शनिकों ने भी कहा है कि जो गिलास के बारे में बात करें आपकी, यदि 1/4 गिलास खाली है, 3/4 पानी है, मुझे उसमें खाली स्थान देखना है तो मैं तो उसकी चर्चा करूंगा कि साहब इसमें 1/4 खाली है। और यदि मुझे भरे स्थान पर मेरी नज़र जानी है तो मैं उसकी बात करूंगा कि 3/4 भरा हुआ है, उस पर मैं बताऊंगा कि देखो 3/4 गिलास भरा हुआ है। ये दृष्टिकोण का अंतर है। अफसोस ये है कि कुछ लोग देश को पॉजिटिव दिशा में ले जाना नहीं चाह रहे। वो क्या चाहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव सोच है उनकी, किसी भी तरह से विध्वंस हो, विघटन हो और हमें मौका लगे। मौका उनको मिलने वाला नहीं। देश की जनता बहुत अवेयर हो गई है, वो जानती है कि कौन लोग लूटने के लिए राजनीति करना चाहते हैं और कौन देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब वापस शिक्षक की तरफ आते हैं। शिक्षक भर्ती या जो रिक्त पद हैं उनको लेकर सरकार कुछ विशेष कर रही है? हाँ, जो हमारे चयन आयोग है उसका चेयरमैन हमने जो प्रशांत कुमार जी को बनाया है माननीय योगी जी ने, उनके नेतृत्व में जल्दी हमारी शिक्षक भर्ती हो रही है और कुछ हो भी गई है। और जो हमारे प्रिंसिपलों की भर्ती होनी है, प्राचार्यों की भर्ती और टीजीटी पीजीटी इनकी भर्ती होनी है, उनके विज्ञापन जल्दी आने वाले हैं और जल्दी वो कंप्लीट भी किया जाएगा। कुल मिलाकर रोजगार की दिशा में भी कदम हो गए। अरे आप देखिए, रोजगार की बात करें तो 9 लाख तो सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दी गई हैं और कोई भी अर्ची पर्ची खर्ची के बिना दी गई है, किसी भी सिफारिश के बिना दी गई है। जो योग्यतम बच्चे हैं उनको अवसर मिला है देश को आगे ले जाने के लिए, अपनी सेवाएं देने का। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे यहाँ करीब 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश
योगी जी के समय में विदेश से आया है, और उसके कारण जो हमारे यहाँ उद्योग धंधे खड़े हुए हैं, कारोबार खड़े हो रहे हैं, उसके कारण तो कई करोड़ बच्चों को रोजगार यहाँ सृजित हुआ है। और देश में अब आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश की, वो आंकड़े आप आज से 10 साल पहले के देख लो और अब के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ है या देश का कितना विकास हुआ है। श्रीचंद शर्मा जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से सफर शुरू करते हुए श्रीचंद शर्मा से एमएलसी शिक्षक श्रीचंद शर्मा जी बने। आप कैसा मुश्किल महसूस करते हैं इसको लेकर, और क्या चुनौतियां रही हैं इस बीच में? सच में देखा जाए तो मैं पॉलिटिक्स का तो सोचकर आया ही नहीं था। मैं तो आरएसएस में जुड़ा था, मेरा संघ की एक शाखा में जाना हुआ था। तो जब मैंने देखा कि वहाँ संस्कृत में ही प्रार्थना हो रही है, संस्कृत में भोजन मंत्र है, संस्कृत में ही रात्रि स्तवन है, प्रातः स्तवन संस्कृत में है, तो मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए इस संगठन से बेहतर कोई संगठन नहीं है। ये भावना सोचकर मैं उस संगठन में जुड़ा और लंबे समय तक मैं काम करता रहा। 1988 में मैं जुड़ा था। उसके बाद मुझ पर तमाम जिम्मेदारियाँ संघ के दायित्वों की रही, मंडल कारवा के रूप में या फिर जिला प्रचार प्रमुख के रूप में। 2002 तक मुझ पर संघ के दायित्व रहे। इस बीच इतना जरूर था कि जितने भी चुनाव 93 से लेकर अब तक हुए, उन सब चुनावों में अपने गांव में एजेंट मुझे बनना और चुनावों में भाजपा के लिए काम करना। हमारे चाहे वो विधायक का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनमें सब में काम किया और पार्टी परम वैभव की ओर बढ़ी। 2002 में मैं संघ के दायित्व से मुक्त होकर भाजपा की तरफ गया था। मुझे संगठन की योजना के अनुसार भेजा गया, तो मैं 2004 में भाजपा का जिलाध्यक्ष बना गौतम बुद्ध नगर में। सहज भाव से उस समय भी काम करता था और आज भी काम करता आ रहा हूँ। मेरा काम है काम करना, जो काम मेरे सामने आ जाता है उसे निष्ठापूर्वक करता हूँ, निभाता हूँ। पार्टी जो काम दे दे, जो जिम्मेदारी दे दे, इसलिए सहज भाव से काम करने पर ना कोई चुनौती होती है आपकी, ना कोई असफलता आपको विचलित करती है, ना कोई सफलता आपको प्रमोदित करती है कि आप जो है अहंकार में आ जाओ। तो वो भाव रहता ही नहीं मन में। एक सात्विक भाव है जो हमें संगठन से हमने सीखा है, और जो हमारी जो पैतृक सभ्यता है या हमारी समझ है या हमारी संस्कृति है पारिवारिक, उसके कारण जो हमने एक सहज भाव सीखा है, तो उस समय कोई ज़्यादा कोई चुनौती महसूस होती नहीं। ये देखने में आता है कि राजनीति में अब नेताओं का स्तर अलग तरह का हो गया। उनकी बात करने का अंदाज, उनका बैठने का अंदाज, उनका कार्यकर्ताओं से दूरी रखने का अंदाज, लेकिन इन सब के बीच श्रीचंद शर्मा जी अलग नजर आते हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने अभी बताया कि मैं मूल संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने वहाँ से सब सीखा है और मैं सहज भाव से रहता हूँ। ना कोई उपलब्धि मुझे इतराने का अवसर देती है, ना ही कोई परेशानी मुझे चिंतित होने विचलित होने का अवसर देती है। ये भगवान की इच्छा है, समाज की इच्छा है। जो जिम्मेदारी मिली है ये कोई स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है, तो ना इसका कोई अहंकार अपने मन में होना चाहिए। तो इस सहज भाव से यदि हम रहेंगे कि मैं भी वैसा ही सामान्य व्यक्ति हूँ, आज भी मैं बहुत बार पैदल चलता हूँ या बहुत बार मोटरसाइकिल में बैठ के चल देता हूँ, मैं कभी ये सोचता नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई होगी। वही सामान्य जो काम मिला है, पार्टी ने समाज ने जो काम दे दिया उसे निभा रहे हैं। आपने बात कही अस्थायी संदेश, क्या ये नेताओं के लिए एक संदेश नहीं है जो एक दूरी बनाकर रखते हैं कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, सबकी सबकी अपनी समझ है। कुछ लोग राजनीति को पेशा मानते हैं, कुछ राजनीति को सेवा मानते हैं, कुछ राजनीति को समर्पण भाव से देखते हैं। राजनीति समाज को सही दिशा देने का एक अच्छा माध्यम है। यदि हम सेवा की दृष्टि से देख के चलें तो बड़ा पुण्य अर्जित करने का मौका भी इसमें मिलता है। जब आप किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो जो आत्मिक सुख मिलता है पूछो मत, बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य अर्जित करने का मार्ग है। कुछ लोग इसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं, वो तो भगवान ने जो प्रकृति जिसकी जैसी बना दी, जिसकी जैसी संगति रही, जिसकी जैसी समझ रही, उसका परिणाम उसके सामने। आप पुण्य की बात करते हैं और कई नेता ऐसे जो पुण्य को दूर तक नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसे भी तो लोग हैं जो तपस्वी भाव से काम कर रहे हैं, अनेक हैं। आप देखिए ना, मोदी जी ने योगी जी ने पूरा जीवन नहीं खपा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। और संघ में तो आप कल्पना कीजिए, इससे कितने प्रचारक हैं, हजारों प्रचारक, जिन्होंने कोई शादी नहीं, विवाह नहीं और कोई अपने घर का काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, जीवन लगा दिया समाज के लिए। समाज बेहतर बने, देश बेहतर बने। तो वैसा काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं तो बहुत छोटी सी एक इकाई हूँ। इकाई नहीं, आप एक समाज के लिए उदाहरण है। ये समाज का मुझ पर आशीर्वाद, आप समाज के लिए उदाहरण शिक्षकों का आशीर्वाद और शिक्षकों की कृपा। प्रेरणा सूत्र उन व्यक्तित्व के लिए जो राजनीति में आगे आए। हाँ, अगला प्रश्न आपसे आपका क्या कि राजनीति में आगे लंबा सफर रहा है आपका,
सामान्य कार्यकर्ता से आपने सफर शुरू किया, ऐसे मतलब क्या कठिन निर्णय रहा आपका जो आप लिया या ले नहीं पाए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मेरे लिए तो ये सहज भाव से जीने जैसा है, तपस्वी भाव से काम करता चलता हूँ। जो जिम्मेदारी सामने आ गई वो निभा ली, जो जिम्मेदारी संगठन ने दे दी वो निभा ली। जो कठिन समय है वो भी सब लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ा तो उस समय लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी चुनौती है, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के सामने श्रीचंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, भला कैसे जीत जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल यकीन से बता रहा हूँ, आपके सामने मैं कह रहा हूँ, भगवान साक्षी है, मैं सहज भाव से चलता गया। अब चूंकि मैं इस क्षेत्र में अनेक जिलों में जिला प्रभारी रहा था, जिलाध्यक्ष रहा गौतम बुद्ध नगर का 2004 से 7 तक, फिर मैं उसके बाद पश्चिम का सदस्यता प्रमुख रहा, क्षेत्र समिति का सदस्य रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, फिर अनेक जिलों का प्रभारी रहा, नोएडा का जिला प्रभारी रहा, बुलंदशहर का जिला प्रभारी भाजपा रहा, गाजियाबाद का जिला प्रभारी रहा, मेरठ का जिला प्रभारी रहा, हापुड़ का जिला प्रभारी रहा, बागपत का जिला चुनाव अधिकारी रहा। तमाम जिम्मेदारियां मुझे पार्टी देती गई, मैं काम करता गया। अब चूंकि मेरा स्वभाव था नीचे तक काम करने का, तो नीचे तक के कार्यकर्ताओं से मेरा लगाव हो गया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चुनाव, ये जो मेरा दौरा है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कभी मेरे भी काम आएगा। वो तो मेरी कल्पना भी नहीं थी। और मैं तो जब राजनीतिक क्षेत्र में आ गया था तो उस समय मेरी कल्पना अपने यहाँ विधायक बनने की थी, दादरी या जेवर सोचता था। लेकिन ये तो मुझे पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी ने कहा कि ये नहीं, ये चुनाव आपको लड़ना है। वो सामान्य कार्यकर्ता जो था मेरी पार्टी का, उसने मुझे चुनाव लड़ाया और ये दायित्व और ये सम्मान दिला दिया कि जो लोग अब ये कहते हैं कि सब इतने बड़े व्यक्ति को, वो सब कार्यकर्ताओं ने, शिक्षकों ने दिया। आप एक लंबे क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए घूमते हो, चूंकि आप मेरठ छात्र मंडल के एमएलसी शिक्षक को, एक लंबा क्षेत्र है, ये तो आपकी वैसी यात्रा रही आपकी समस्याओं की, आपके पार्टी संबंधित कार्यों की, लेकिन क्या वैसे ही आपको यात्रा करने का शौक है? हाँ, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं धार्मिक यात्राओं को करना पसंद करता हूँ, चाहे वो माँ वैष्णो देवी की हो, चाहे भी कुछ दिन पहले हम रामेश्वरम गए थे परिवार के साथ, और परिवार के साथ जाने का मन रहता है और हम करते हैं कोशिश कि हम परिवार के साथ जाएं, और परिवार में ताकि बच्चे जो हमारे हैं वो भी अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से जुड़ें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है तो परिवार के साथ हम धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब मैं किसी की समस्या हल करता हूँ। वाह, जब किसी समस्या हल करते तो मैंने आंखों से भी देखा आपको बैठे हुए। हाँ, जब खुशी मिलती जी। आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा कि एमएलसी शिक्षक श्रीचंद शर्मा जी का समाज के लिए क्या संदेश है और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आपको क्या कहना? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो काम हमारे सामने उपस्थित है, सात्विकता के साथ परहित को ध्यान में रखते हुए, स्वहित तो उसमें स्वतः ही सध जाता है। जब हम दूसरों का हित करते हैं तो वो लौटकर जो पुण्य आता है वो उसमें हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। तो हम परहित का ध्यान में रखकर काम करेंगे तो उसका लौटकर यश हमारे पक्ष में आएगा। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, देखिए, मैं यदि राजनीतिक दृष्टि से सोचूं तो भले मुझ पर शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश की जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक की, लेकिन शिक्षा मित्र व्यक्तिगत तौर पर मेरा वोटर नहीं है, शिक्षा मित्र और अनुदेशक मेरे वोटर नहीं थे, लेकिन मैंने उनके लिए 1.5 साल प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी और उन सबके बीच में लगकर, और मैं बड़ा सुखी अपने आप को महसूस करता हूं कि उनकी समस्या हमारी सरकार ने हल कर दी, और वो जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ उसका प्रतिफल जो यश मिला है वो अकल्पनीय है। तो इसलिए जब हम दूसरों का हित करते हैं तो उसके बदले जो मिलता है ना जी, वो बहुत संतुष्टि देता है। लेकिन दूसरों को कभी भी सता कर अपना भला करने की कोशिश न करें, दूसरों का भला करते हुए करेंगे तो भला अपने आप अपना भी हो जाएगा उसमें से। आपने इंटरव्यू चेकमेट पे बहुत से देखे होंगे और ये महसूस करवा कि ये इंटरव्यू औरों से अलग है। इसमें जहां पार्टी के प्रति समर्पण भावना है, वहीं एक संदेश भी है कि जिए और जीने दो, मिलकर चलो। ऐसी फिर एक शख्स के साथ आगे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।